एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि माइनिंग इंस्पेक्टर का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर, राइट। MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम था, कब था? 29 सितंबर को, राइट। 29 सितंबर को जो है आपका एग्जाम था। तो ये आज जो है हम इस वीडियो में जियोलॉजी का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व हम यहाँ पे पेपर लेके आई हूँ मैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। मैं आपको साथ साथ बताते भी रहूँगी कि क्या हमने कराया था कोर्स में, क्या आया है क्या नहीं आया है, और बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर बहुत डीपली जाती हूँ तो। और मेरा थोड़ा सा आदत है थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देने का, मैं ट्राई करूँगी कम करूँ और क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम माइनिंग का लेके आएंगे, और ये वीडियो में कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, कट ऑफ का जिक्र मैं दूसरे वीडियो में करूंगी। छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कट ऑफ का बात करेंगे, ठीक है। माइनिंग और जियोलॉजी दोनों अगर कहोगे आप तो अलग अलग भी बना देंगे कि मतलब माइनिंग का अलग कट ऑफ, जियोलॉजी का अलग कट ऑफ, ऐसे करके। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा है, कैसा क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। और कोर्स में जैसे पढ़ाया गया था क्या उस पैटर्न को फॉलो किया गया है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगी कि पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, पेपर वॉज क्वाइट मॉडरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीन ये है, पेपर बहुत अच्छा था, पेपर बहुत बढ़िया आया था। जो लोग ये सोचते थे कि भाई अरे माइनिंग इंस्पेक्टर की बात हो रही है, कहाँ उसका लेवल, कहाँ हम लोग उसको दे नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या हम लोग का लेवल नहीं है, उतना लेवल का पढ़ाई कर नहीं पाऊंगा। तो अगर आप पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार मेरे को देना चाहिए था एक बार, कहीं ना कहीं ये आपके मन में आएगा कि यार मुझे दे देना चाहिए था पेपर ये वाला। एनीवे, अभी नहीं दिए हैं तो अभी वेट करो नेक्स्ट बार का। लेकिन पेपर बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मानती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 10-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डाउट वाला, आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते थे, लेकिन बाकी ओवरऑल जो पेपर है बहुत बढ़िया था, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस बोल रहा है फाइनल स्टेज का। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है जियोलॉजी में ही मिनरल ड्रेसिंग दिया हुआ था, ठीक है। अप्लाइड जियोलॉजी का जो पोर्शन था, यूनिट था अप्लाइड जियोलॉजी, उसमें एक टॉपिक था आपका याद होगा, मिनरल ड्रेसिंग। और लास्ट में मैंने कोर्स में ये बताया था बच्चों को, मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया था, बस मैंने ये बोला था कि इसको जस्ट गो थ्रू कर लेना एक बार, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। अब मैं आपको PDF दिखाती हूँ जहाँ से मैंने प्रिपेयर करके आपको दिया था। ये देखो यहाँ पे मेन स्टेप मैंने बताया मिनरल ड्रेसिंग का क्या था। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, पर्पस क्या होता है इनका, कि जो आपका ओर होता है, जो ओर होता है उसको छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना। तो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, ये 2 प्रोसेस हैं उसमें। सब 2 प्रोसेस क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। इनकी मदद से जो है क्या होता है, लार्ज चंक्स जो होते हैं उनको स्मॉल पीस में काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और जो स्मॉल पीस है उनको और ज़्यादा फाइन कर दिया जाता है ग्राइंडिंग की मदद से। इसमें जो इक्विपमेंट यूज होता है वो क्रशर है आपका, जॉ क्रशर, कोन क्रशर, फिर ग्राइंडर होता है, बॉल मील होता है, उससे जो है इसको क्रश कर दिया जाता है और छोटे छोटे फाइनर पीसेस में कर दिया जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में देख पा रहे हो यहाँ पे, तो बोल रहा है फाइनल स्टेज क्या है। तो क्रशिंग तो हमें पता है, ग्राइंडिंग यहाँ पे देखो ग्राइंडिंग लिखा हुआ, राइट। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि भाई सारा पढ़ाया हुआ आया था, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ 1-2 क्वेश्चन मान सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक को मैंने छुआ नहीं था, टॉपिक को मैंने टच किया था। हो सकता है क्वेश्चन उसमें और डीप या क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, लेकिन टॉपिक हमने सब कवर किया था। ग्राइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, अ डैश इज अटैच बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द ड्रिल रोड एंड द रीमर सेल। कोर बैरल, कोर लिफ्टर, क्राउन या फिर स्कैफोल्ड दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ड्रिलिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपके अप्लाइड जियोलॉजी में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग भी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कोर बैरल, ठीक है, कोर बैरल। ऑलराइट, तो बेसिकली कोर बैरल का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो एक डिवाइस है कोर बैरल, इतना समझो कि एक डिवाइस है जो जब हम रॉक को ड्रिल करते हैं ना, उसका जो कोर होता है उसको कलेक्ट करना है, काम ये होता है कोर बैरल का, ठीक है ना। तो कोर बैरल क्या करता है, रॉक सैंपल्स को रिटेन करता है ड्रिलिंग ऑपरेशन से, और इसका जो लेंथ होता है बेसिकली 0.5 से 3 मीटर जनरली होता है।
ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब एक्सप्लोरेशन पर्पज़ के लिए हम कोर बैरल को यूज़ करते हैं तो सिंगल ट्यूब होता है, डबल ट्यूब और ट्रिपल ट्यूब कोर बैरल होता है उसमें। तो फिलहाल इतना जानो कि राइट आंसर से क्या हो जाएगा, कोर बैरल हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 53 पे। इन विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग कैन गेट द मैक्सिमम होल डायमीटर एंड कोर डायमीटर। देखो अगेन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आप ये मानो चाहे ना मानो, मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे जब मैंने वो वीडियो बनाया था ऑल द बेस्ट वाला, सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए कि लास्ट मोमेंट पे क्या करें, क्या टेक्निक्स या क्या टैक्टिक्स को अप्लाई करके जाना है। ज़्यादा लोगों ने इसको वीडियो को नहीं देखा था, अगर देख लेते तो काम बन जाता आपका। उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे जिक्र किया था कि क्या क्या टॉपिक आप एक बार देख के जाना है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे, और मैंने ये भी बोला था कि फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग की जो बुक है इनके दास की, नरेंद्र कुमार दास की, उसमें स्टार्टिंग में जो नोट्स दिए हुए हैं ना उसको एक बार देख के जाना, ठीक है। अभी मैं पेज नंबर भी बता दे रही हूँ, एक मिनट ज़रा होल्ड करो। राइट, तो पेज नंबर जो है इस बुक का फंडामेंटल्स ऑफ माइनिंग, आई थिंक सबके पास होगी, इस पेज नंबर 22, ठीक है। पेज नंबर 22 ओपन करना, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिल होल डायमीटर दिया है एंड कोर साइजेस दिया हुआ है। तो उसमें बताया हुआ है कि जो होल साइज होता है डायमंड ड्रिलिंग जब हम करते हैं उसको डेजिग्नेट किया जाता है NX से, BX से, AX एंड EX, ठीक है। तो जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, सब ड्रिलिंग टाइप्स हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग्स मतलब NX, BX, AX, EX, और जो होल का डायमीटर होता है सब में अलग अलग होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका इसमें 75 mm, ठीक है। और जो आपका कोर डायमीटर जो होता है वो कितना होता है 54, इसी का 54 mm, ठीक है ना। ये होल का डायमीटर इतना है, और जो कोर का डाया है वो कितना है 54 mm। उसी तरीके से BX का जो है थोड़ा कम है, इससे 60 है, 60 mm, और इसका जो आपका कोर डायमीटर हो जाएगा 40 mm। इसी तरीके से सबसे कम जो है वो EX का 38, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पूछ लिया कि मैक्सिमम होल डायमीटर और कोर डायमीटर किस टाइप के ड्रिलिंग्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था, अगर वो डायग्राम आपको याद रहता तो आप कर ले जाते। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है NX, देन फिर BX, देन फिर यहाँ पे देख पा रहे हो AX एंड देन EX। तो ये अगर सीरीज पता होता आपको तो आप कर ले जाते, है ना। तो एक डायग्राम, इसीलिए मैं बोल रही थी डायग्राम हो, कोई फ्लो चार्ट हो गया, आपका टेबल्स में बने हुए हैं तो वो आपको एक बार रिमाइंड करने में हेल्प कर सकता है। मैंने आपको बहुत पहले से बता रही थी ये चीज़, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए। अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो मैं ऐसे हवा में नहीं बोलती हूँ, कोई चीज़ अगर बोल रही हूँ तो इसका मतलब कि वो है वहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। एनीवे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 54, विच टाइप ऑफ माइनिंग मैथड विल बी यूज्ड इफ ओर एंड ओवर बर्डन रेशियो इज़ 1:2 ग्रेटर देन 0.25। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस टाइप ऑफ माइनिंग मैथड, किस टाइप के माइनिंग मैथड में हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ओवर एंड ओवर बर्डन का जो रेशियो होता है वो इतना होता है। तो किस वाले मैकेनाइज्ड, किस वाले क्वेरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, मैनुअल क्वेरिंग, सेमी मैकेनाइज्ड क्वेरिंग, मैकेनाइज्ड क्वेरिंग, या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग। तो जिसमें आपका क्या बोल रहा है, ओवर का जो रेशियो है वो रहता है 1, और जो आपका ओवर बर्डन होता है वो भी जो होता है वो ग्रेटर देन 0.25 होता है। तो ऑब्वियसली ये मैकेनाइज्ड क्वेरिंग में होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो 55, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैथड इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मैथड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैक्सिबिलिटी एट लो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज। तो मोस्ट कॉमन टाइप मैथड बोल रहे हैं अंडरग्राउंड में जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ऐसा मैथड जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है, लो होता है। तो ऐसा कौन सा माइनिंग मेथड है जो कि बहुत कॉमन टाइप का मेथड है? हाइड्रोलिक माइनिंग, ड्रेजिंग माइनिंग, रूम एंड पिलर या स्क्वायर सेट। राइट आंसर आपका हो जाएगा रूम एंड पिलर मेथड, ठीक है। इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है वो काफ़ी लो होता है, इस मामले में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप है ये। तो रूम एंड पिलर सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में 56 है, द थिकनेस ऑफ तदपात्री फॉर्मेशन इज। अभी देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड है, बट ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो अगर देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका जो KM बांगर की बुक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, सारा क्वेश्चन वहीं मिल जाएगा आपको। जियोलॉजी का पोर्शन बोल रही हूँ, सारा क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और इतना तो पता है कि सारा बुक कोई पढ़ के नहीं जा सकता, मतलब लाइन बाय लाइन, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आप रिवीजन जो है हार्ड कर सकते हो, सॉलिड कर सकते हो, क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लोगों को नहीं कर पाएंगे। द थिकनेस ऑफ तत्पात्री फॉर्मेशन जो है ये पूछ रहा है कि कितना मीटर होता है, थिकनेस पूछ रहा है ना तत्पात्री फॉर्मेशन का। तो तत्पात्री फॉर्मेशन की जो हम बात करते हैं तो ये जो है कडप्पा, ठीक है, कडप्पा बेसिन,
कडप्पा बेसिन जो आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में उसी का पार्ट है। तदपात्री फॉर्मेशन जो है ये इसी का पार्ट है, कडप्पा बेसिन का, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, भारत में। अच्छा, तो इसकी जब हम बात कर रहे थे, इसका जो थिकनेस है वो कितना है, 4600 मीटर्स का थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, मतलब एक तरीके से देखें किस तरीके के सेडिमेंट्स होता है, तो एर्गिलेसियस इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, क्वार्टजाइट होता है, क्वार्टजाइट, और कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, वोल्केनिक भी सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक इतना जानना था आपको, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने साइड में लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, ज़्यादा उसमें गोचा पीची हो गया है। एनीवे, द मेसोजोइक एरा रिप्रेजेंट, ये देखो इतनी बार मैंने इसको बताया है, साथ में आपको मैं दिखाते भी जाऊँगी। अच्छा ठीक है, ये साइड में आप देख लो, ये देखो मैंने कोर्स में बताया था, मेसोजोइक एरा जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। ये एरा किसको रिप्रेजेंट करता है, किस एज को रिप्रेजेंट करता है, द एज ऑफ मैमल्स, द एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ फ्लावर्स, एज ऑफ फिश। तो ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं जितनी बार भी पढ़ाया ना उतनी बार मैंने आपको बताया है, और ये आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ में भी था। मेसोजोइक एरा को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, एज ऑफ रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर्स का जो एज है ये इसी को मेसोजोइक एरा को ही बोलते हैं। ये देखो लिखा है 252 से 66 मिलियन ईयर्स एगो का इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है, इतने समय पे ये रहे हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो आरपीएससी यानी कि राजस्थान पीएससी का जो अभी वैकेंसी आया है, ठीक है, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोलॉजी सेक्शन है आपका, सिलेबस वही सब है, एक बार आप लोग भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर देखो, लोअर गोंडवाना कैरेक्टराइज्ड बाई, तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्लास में कराया था मैंने। लोअर गोंडवाना कैरेक्टराइज्ड बाई ग्लासोप्टेरिस गंगमोप्टेरिस फ्लोरा। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है जो फ्लोरा है ना, ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा जो है ये लोअर गोंडवाना में पाया जाता है। तो जो लोअर गोंडवाना कोयला है, ठीक है, तो लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है फॉल्ट से, यहाँ पे फॉल्टिंग्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इनका जो प्रेजेंस है ना, ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा जो है इसका प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लासोप्टेरिस गंगमोप्टेरिस फ्लोरा। ओके चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 59 है, द थिन सेडिमेंट्री बेड्स इंटरबेडेड विथ लावा इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ये पेट्रोलॉजी का क्वेश्चन है, तो सेडिमेंट्री बेड्स होता है, तो थिन सेडिमेंट्री बेड्स अगर है तो वो इंटरबेडेड है लावा के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्राट्रैपियन बेड्स, इंटरबेडिंग, इंटरब्लॉक्स या फिर इंटरट्रैपियन बेड्स। मे बी ये क्वेश्चन ना कर पाए हो आप लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरट्रैपियन बेड्स, ठीक है। इंफ्रा तो होगा नहीं और बेडिंग होगा नहीं, ब्लॉक्स होगा नहीं, क्या होगा, इंटरट्रैपियन बेड्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, लमेता फॉर्मेशन इज़ फेमस फॉर। तो लमेता फॉर्मेशन जो है ये फेमस है किसके लिए, फॉर, इसको मैंने बताया था और मॉक टेस्ट सीरीज में भी होगा। लमेता फॉर्मेशन जो है किस लिए फेमस है, किसके रिमेन्स के लिए, डायनासोर, एलिफेंट, हॉर्स या फिर कैमल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा डायनासोर रिमेन्स। क्यों, क्योंकि लमेता फॉर्मेशन जो है एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है भारत में, जहाँ पर रिच डिपॉजिट्स पाए गए हैं डायनासोर्स के फॉसिल्स या उनके एग्स, ठीक है। तो लेट क्रिटेशियस पीरियड से चले आ रहा है और यहाँ पे लमेटा फॉर्मेशन इसी के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसी के लिए फेमस है, तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको। और लमेटा फॉर्मेशन जो है एक इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनासोर फॉसिल साइट्स भी है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, स्पेस लैटाइस ऑफ मिनरल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाई। यहाँ पे स्पेस लैटाइस बोल रहा है, मिनरल स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या हम डिटरमाइन करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड या फिर केमिकल एनालिसिस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम इसको यूज़ करते डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। ओके पहले 64 देख लेते हैं, लस्टर ऑफ डायमंड इज, तो ये मिनरोलॉजी का है क्वेश्चन। लस्टर ऑफ डायमंड, डायमंड का लस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार मैंने बताया, चार्ट भी देख के पूरा बताया था आपको कि जो लस्टर होता है डायमंड का वो कैसा होता है, पर्ली होता है या फिर एडामेंटाइन होता है, विट्रस होता है, सिल्की होता है, मैंने आपको बताया था, मे भी शायद आपको याद ना हो, लेकिन यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ गया है। तो एडामेंटाइन नो डाउट इसको बिल्कुल लगा देना है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि डायमंड जो है वो अपने एक्सेप्शनल ब्रिलियंस, शाइनिंग के लिए, फायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे। और इसका यूनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबको पता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें, जिसके वजह से इसको एडमेंटाइन यानी कि डायमंड लाइक लस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडमेंटाइन। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
फाइलोसिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज, अब देखो फाइलोसिलिकेट बोल दिया है। अब देखो ये बहुत ही खतरनाक है, फाइलोसिलिकेट पूछ लिया है, इसको तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, ठीक है। जब मिनरोलॉजी हम चैप्टर पढ़े थे तो मैं आपको पेज नंबर भी बता सकती हूँ। के.एम. बांगर की बुक में जाना, 101 पेज नंबर निकालना, ठीक है। तो 5वें नंबर पे आपको फाइलोसिलिकेट्स मिल जाएगा। तो फाइलोसिलिकेट्स को और क्या बोलते हैं, शीट सिलिकेट भी बोलते हैं, यानी कि सीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप समझ रहे हो मैं क्यों बोलती थी कि लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। हमेशा मैंने बोला है क्लास में भी, जब मैंने क्लास में लेक्चर भी लिया था तब भी मैंने बोला था कि लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अगर घुमा के पूछेगा तब तो आपका दिमाग घूम ही जाएगा, लेकिन जब वो सिंपल पूछ रहा है तब भी घूम जाए तब तो बेकार है ना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, जैसे कि फाइलोसिलिकेट पूछ लिया, ठीक है, तो आपसे हो सकता था कि साइकोसिलिकेट भी पूछ लेता, साइक्लोसिलिकेट्स पूछ सकता था। साइक्लोसिलिकेट्स को हम रिंग सिलिकेट्स बोलते हैं। उस तरीके से इन ऑस्किलेट्स पूछ सकता था आपसे, इन ऑसिकुलेट्स पूछ सकता था, तो उसको चेन सिलिकेट्स बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था। राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज 66, द जीनस ऑफ गैस्ट्रोपोडा क्लास विच शोज सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, तो जीनस पूछ रहा है ऑफ द गैस्ट्रोपोडा क्लास, ये पैलेंटोलॉजी क्वेश्चन है आपका। जीनस ऑफ गैस्ट्रोपोडा क्लास विच शो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, जो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग शो करे, ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है उसमें मॉक टेस्ट सीरीज में शायद था आपके ये क्वेश्चन। तो कौन सा जीनस है इनका, म्यूरेक्स, कॉनस, सेरिथियम या फाइसा। राइट आंसर आपका फाइसा हो जाएगा, ठीक है। फाइसा जो है एक जीनस है फ्रेश वाटर स्नेल का। स्नेल देखा होगा ना आपने, कैसे होता है स्नेल, ऐसे तो होता है, लाइक ऐसा। तो जो स्नेल होता है ये फ्रेश वाटर स्नेल होता है, इनका एक जीनस है फाइसा, ठीक है। ये गैस्ट्रोपोडा क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनमें सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होता है, मतलब कि एक जो इनका शेल है स्पाइरल है, मतलब लेफ्ट की ओर स्पाइरल इनका घुमा हुआ होता है, ठीक है। ऑल राइट, चलो तो राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ माइक्रोफॉसिल, कौन माइक्रोफॉसिल नहीं है 4 ऑप्शन में से। तो पहले आपको माइक्रोफॉसिल और मैक्रोफॉसिल के बारे में पता होना चाहिए। ऑल राइट, तो माइक्रोफॉसिल जो है क्या होता है माइक्रोफॉसिल, तो माइक्रोफॉसिल में आपका जैसे कि आ जाता है फोरामिनीफेरा हो गया। उसके बाद आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये आपका माइक्रोफॉसिल हो गया। अगर हम मैक्रो बोलें, मैक्रो, तो इसमें आपका ट्रिलोबाइट्स, ठीक है, ट्रिलोबाइट्स, ब्राकियोपॉड्स, क्रीनॉइड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। माइक्रोफॉसिल नहीं है, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा होगा जो मैक्रोफॉसिल है। तो ऑस्ट्राकॉड्स, फोरामिनीफेरा मैंने आपको बताया अभी, डायटम्स और नियोर्निथ्स। तो भाई डायटम्स, फोरामिनीफेरा और ऑस्ट्राकॉड्स ये जो है ये माइक्रोफॉसिल है। मैक्रोफॉसिल क्या है, नियोर्निथ्स जो है ये आपका मैक्रोफॉसिल हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको। तो ये मॉडर्न बर्ड जो होते हैं ना उस क्लास का है नियोर्निथ, ठीक है। और ये आपका एक मिनट, ये इसको मैक्रोफॉसिल बोला गया है, ठीक है। और डायटम जो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, तो इसको भी याद रखना है। माइक्रोफॉसिल मतलब जिसका साइज जो है वो 1 mm से भी कम हो, उसको हम मतलब माइक्रोफॉसिल में कंसिडर्ड करेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, एल्गी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, एक मिनट इसको रब कर दिया जाए, हाँ। तो एल्गी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोमेटोलाइट्स, एक ऐसा एल्गी 4 ऑप्शन में से जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटोलाइट्स के कंस्ट्रक्शन में। तो चारकोफाइट्स यहाँ पर दिया है, चैरोफाइट्स, साइनोफाइटा, ब्रायोफाइटा, क्लोरोफाइटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफाइटा, ठीक है। क्लोरोफाइटा जो है इसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टोमेटोलाइट्स को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है ग्रीन एल्गी। ऑलराइट, हाँ ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक छूट गया हमारा, क्या छूट गया देख लेते हैं। हाँ, 62 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई मिस मैच मिनरल्स को हम कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गिप्साइट, डायस्पोर, हैलाइट या क्रिसोबेरिल, ठीक है। क्रिसोबेरिल यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो गिप्साइट, डायस्पोर और क्रिसोबेरिल जो दिया हुआ है, ये मिनरल्स जो हैं ये किस में क्रिस्टलाइज होता है? ये तो आपके होते हैं मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में ये लोग क्या करते हैं? क्रिस्टलाइज होते हैं। लेकिन जो आपका हैलाइट है ना, ये क्रिस्टलाइज होता है आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, मतलब क्यूबिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक क्यूबिक सिस्टम में ये क्या होता है? क्रिस्टलाइज होता है। तो आपका मिसमैच मिनरल तो यही हो जाएगा ना, हैलाइट ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन से सिस्टम में आ रहा है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जैसे कि गिप्साइट की बात करें तो ये मोनोक्लिनिक हो गया, डायस्पोर जो है ऑर्थोरोम्बिक हो गया, और ये क्राइसोबेरिल जो है ये भी ऑर्थोरोम्बिक हो गया, लेकिन हैलाइट जो है वो क्यूबिक है। तो ये आपका मिसमैच हो रहा है। क्वेश्चन 63 है, बैरिल इज कैरेक्टराइज बाई। बैरिल जो है कैरेक्टराइज बाई मतलब विच सिलिकेट स्ट्रक्चर? ऑर्थोसिलिकेट, सीड स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैरिल लिखा है कैरेक्टराइज बाई, तो ये जो है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Be3Al2SiO3 6। ठीक है, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल फ्रेमवर्क में आ जाएगा। ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, बैरिल का जो हार्डनेस होता है वो 7.5 से 8 तक होता है। तो इतना हमें जानना था। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पे। व्हाट कुड बी द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द पास्ट इफ द फॉसिल फ्लोरा हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंसाइज मार्जिनल लीव्स? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी वैसा डीप टाइप का पूछ लिया है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का। तो बोल रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन पास्ट में कैसा होगा अगर फॉसिल फ्लोरा मैक्सिमम परसेंटेज जो है उनका मार्जिनल लीफ का इंसाइज हो जाए, तो क्या होगा? क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा पास्ट में? तो कूलर होगा, ठंडा होगा और लेस ह्यूमिड होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब कि अडेप्ट हो जाएगा कि भाई जो वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70 है, द प्लांट फॉसिल विच बिलोंग्स टू अपर गोंडवाना। कौन सा प्लांट फॉसिल जो अपर गोंडवाना को बिलोंग करता है? बताओ, ये 2 क्वेश्चन पूछ लिया सेम, वहाँ पे भी पूछा था और अभी भी पूछ लिया यहाँ पे, तो उसको बिना देखे ही लगा दो, ग्लापस्टोरिस। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस जो है यहाँ पे ये फॉसिल हो जाएगा जो कि अपर गोंडवाना पीरियड को बिलोंग करता था। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द मास ऑफ ओर विच इज़ इकोनॉमिकली वाइबल ऑफ बीइंग वर्क इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक मास ऑफ ओर का जो मास है जो किसी इकोनॉमिकली वाइबल ऑफ बीइंग वर्क, तो बोल रहा है कि जो मास होता है ओर का, ठीक है, उसको हम इकोनॉमिकली क्या करते हैं? वर्किंग में लगाते हैं। तो उसको हम बोलते क्या है? ओर मिनरल, ओर बॉडी, ओर शूट या ओर टेनर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ओर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ओर बॉडी इज ए नेचुरल अकरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओर दैट इज इकोनॉमिकली विएबल टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 72, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लेड ओर। बोल रहा है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से लेड का ओर नहीं है। गलेने का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है? PbS। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेरुसाइड का PbCO3, एंग्लेसाइड का PbSO4। राइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेड का ओर नहीं है। तो गलेना तो है, बिल्कुल है, सेरुसाइड भी है, एंग्लेसाइड भी है। तो टेनोराइड जो है ये कॉपर का ओर है। ठीक है, CuO। ठीक है, तो ये लेड ओर नहीं हुआ। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, टेनोराइड। राइट, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 73 पे। देखो, होस्ट रॉक्स फॉर डायमंड इज, होस्ट रॉक फॉर डायमंड इज व्हाट? मैग्नेटाइट, गैब्रो, किम्बरलाइट, नेफ्लिन साइनाइड। तो ये मैंने वो बताया था इतनी बार। हाँ, आ भी गया क्वेश्चन यहाँ पे उठ के। होस्ट रॉक फॉर डायमंड इज किम्बरलाइट। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे पढ़ाया हुआ था क्लास में, और ये आ गया यहाँ से। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, एन ओर बॉडी शोइंग लैडर वेन स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाई। तो एक और बॉडी है जिसमें लैडर वेन शो होता है, लैडर वेन स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है किसके द्वारा? किस डिपॉजिट्स के द्वारा? अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट, लेट मैग्मेटिक, कॉन्टैक्ट मेटाजोमैटिक डिपॉजिट या फिर हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। तो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये बताया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन वोल्केनो से क्वेश्चन आ गया है, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो कौन सा स्टेट भारत का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का? इसको मैंने कितनी बार बताया है, और मैंने आपको लास्ट मोमेंट में बोला भी था कि जो है आप लोग प्लीज़ मिनरल्स का जो प्रोडक्शन वगैरह देख के जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है, या भारत में किस नंबर पे है, ये सब मैंने बोला था आपको। तो इसको मैंने कराया भी था,
आयरन ओर की बात हो रही है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, कौन सा स्टेट? तो हमें पता है ओडिशा और छत्तीसगढ़ ही है, तो सबसे पहले ओडिशा ही दिया ऑप्शन में, छत्तीसगढ़ दिया नहीं है, तो ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़ भी हो सकता था अगर ऑप्शन में देता तब। आगे बढ़ते हैं 76, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन सा प्लेट एग्जाम्पल है ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ये जो बाउंड्री है ये क्लासिक एग्जाम्पल है आपका ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। तो ये जो नास्का प्लेट है ना, नास्का प्लेट जो है ये ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, ये सबडक्ट हो गया है आपका जाके साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो ये इसके सबडक्ट हो गया, इसके नीचे समा गया, नीचे आ गया है, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट के, तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेम्स हुटोन। जेम्स हुटोन ने कौन सा प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है ये दिया है जेम्स हुटोन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म याद रखिएगा, इन्होंने दिया है जेम्स हुटोन ने। जेम्स हुटोन की जब बात कर रही हैं तो ये बता दें कि ये क्या थे, स्कॉटिस्ट यानी स्कॉटलैंड के जो है ये जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और फिजिशियन भी रहे हैं। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ अर्थ जो बुक है उसमें पब्लिश करा था और इसमें इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। इस प्रिंसिपल में बेसिकली क्या है कि प्रेजेंट जो है वही की है पास्ट का, ये बताते हैं ये, ठीक है। और इसमें जियोलॉजिकल प्रोसेस है पूरा, आज से लेके और पास्ट में क्या हुआ, कैसे चेंजेस हुए, कैसे कंटिन्यूस चेंजेस हुए, कैसे ग्रेजुअल चेंजेस हुए, वो सब कुछ उन्होंने बताया है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ अर्थ इनर कोर। प्राइमरी कंपोजिशन अर्थ के इनर में क्या है, नाइफ है, कितनी बार मैंने बताया है, कोर में क्या मिलता है, नाइफ मिलता है, ठीक है। नाइफ में क्या होता है, ये क्या है, Ni निकल, Fe आयरन, आयरन और निकल। सियाल बताया था मैंने, याद रखिए, सियाल और सीमा, ठीक है। और मुझे बताओ सियाल और सीमा जो है ये कहाँ पे होता है, ये कंपोजिशन किधर होता है अर्थ के किस पोर्शन में, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। कुछ आप लोग भी बताओ, सब मैं ही बताऊँ, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अर्थ फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखो दिया हुआ अर्थ का फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट क्या है, ऑल राइट। अर्थ का फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पांजिया, गोंडवाना लैंड, लॉरेस्टिया, रोडिनिया, इतनी बार मैंने आपको बताया है, इसका राइट आंसर पांजिया ही होगा। अर्थ का पहला सुपर कॉन्टिनेंट, कितनी बार मैंने इस पर डिस्कशन भी किया है क्लास में भी, राइट क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ 300 मिलियन ईयर्स एगो बना था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मतलब पंजिया बेसिकली ये कहें तो मतलब जैसे पूरा हमारा जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो आप देख पा रहे हो कॉन्टिनेंट अलग हो गया, मतलब कि जैसे ये वर्ल्ड है और यहाँ पे रशिया है, एशिया यहाँ पे, और ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे भारत है। तो ये सब क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग कैसे हुए हैं, हम इसको पढ़ते हैं किसमें, पंजिया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है ये इसी के द्वारा फॉर्म हुआ है, पंजिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज 80 इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर बोल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको के.एम. बांगर की बुक में मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हो। ये भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे अजीब सा दे दिया है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो इरोजनल फीचर ग्लेशियर का ड्रम्बलिन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक तरीका ग्लेशियल इरोजन है, और ये ड्रॉप शेप का हील्स बनाता जाता है, और बेसिकली ग्लेशियल इरोजन के द्वारा ही होता है। बहुत ही चुखीन मतलब ग्लेशियर का ड्रम्बलिन बोलते हैं इसको, इस टाइप से बनाता है ये, ठीक है, डाउन स्ट्रीम टाइप में ऐसे ऐसे करके इस टाइप का होता है। आइस फ्लो का जो डायरेक्शन होता है ना वो इंडिकेट करते रहता है एक तरीके से, ठीक है। कुछ और भी ग्लेशियल इरोजन फीचर्स जैसे कि ग्लेशियल ट्रफ सुना होगा आपने, जोड़ सुना होगा, लेक सुना होगा, तो उस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये बॉट तो मैंने नहीं सुना है, ये कोई भी टाइप का ग्लेशियल फीचर्स नहीं है। संदूस ठीक है, ग्लेशियल आउटवर्स प्लेन है, डिपोजिशन से फॉर्म होता है, और जो केम्स है ये स्मॉल हिल्स ग्लेशियल डिपोजिशन से फॉर्म होता है। तो ड्रम्बलिन इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट इज ब्लू डस्ट टाइप आयरन ओर डिपॉजिट्स आर अकर्स मेनली एट। तो ब्लू डस्ट टाइप आयरन ओर डिपॉजिट जो है ये कहाँ में मेनली देखा जाता है, ये गोवा में देखा जाता है, ठीक है। और ये जाना ही जाता है इसको ब्लू डस्ट आयरन डिपॉजिट्स के लिए,
ठीक है ना। तो मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसर इंडिया में है भी ये गोवा, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा है, आयरन ओर रिजर्व तो उड़ीसा में है, कर्नाटक में, झारखंड में है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैनल कोल्स आर रिच इन। अब कैनल कोल्स जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? स्पोर्स, एल्गी, सिल्क या रेजिन में। तो कैनल कोल्स आपको याद होगा, मैंने बताया था, वो चार्ट आपको दिया था, है ना। इसमें बोला था ह्यूमिक सेप्रोफेलिक कोल्स देख लो, तो उसमें से क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। कैनल कोल्स जो है ये ज़्यादातर किस में होते हैं? तो कैनल कोल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले, स्पोर्स और एल्गी के बारे में। तो स्पोर्स और एल्गी दोनों ही हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ज़्यादातर हम एल्गी को लेंगे, ठीक है। हाई कंटेंट होता है इसमें, कैनल कोल्स में हाई कंटेंट ऑफ वोलाटाइल मैटर होता है, वोलाटाइल मैटर। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ये ओरिजिनेट हो जाता है और एल्गी से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। राइट आंसर इसका एल्गी ले सकते हैं, दोनों होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह एल्गी, लेकिन हम चलो एल्गी कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन 83 है, पन्ना इन मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर। अब ये बताओ, ये इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, इसको मैं तो ऐसे ही आपको वीडियो में कई बार बताई हूँ, क्लास में भी, कि मध्य प्रदेश में पन्ना जो है फेमस है। किस लिए फेमस है? डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, एमपी का स्टैटिक जी के क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर इट्स कॉपर डिपॉजिट्स। मैंने इतनी बार बताया इसको, कॉपर डिपॉजिट्स जो है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट एमपी का फेमस है इसके लिए, कॉपर डिपॉजिट्स के लिए? तो बालाघाट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलाजखंड हो गया, बालाघाट, तो बालाघाट जबलपुर में है, जबलपुर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये कॉपर डिपॉजिट के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बसिया हीरापुर मरदेवरा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर डिपॉजिट्स ऑफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लिया है, हालांकि इसको ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अभी जब पूछ लिया तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा घुमावदार है। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का कुछ पर्टिकुलर एरिया पूछ रहा है, उसका वो डिपॉजिट्स पूछ रहा है, इतना डीपली तो नहीं पढ़ा होगा कोई, और मुझे लगता है कि मे बी शायद ज़्यादा लोग गलत कर दिए होंगे इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कायानाइट। तो ये जो बसिया हीरापुर मरदेवरा एरिया जो है ये कायानाइट डिपॉजिट्स के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे हाई ग्रेड के मेटामॉर्फिक मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेरेमिक वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वगैरह बनाने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस एरिया को, ठीक है ना। कायानाइट याद रखिएगा। तो बाकी आपका फ्लोराइड, फॉस्फोराइड, ग्रेफाइट जो दिया हुआ है ये सब डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे ग्रेफाइट आपका राजस्थान में, झारखंड में, और फॉस्फोराइड जो है आपका राजस्थान, यूपी में होता है। फ्लोराइड आपका गुजरात और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द चीफ मैकेनिज्म विच कॉजेज मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज। अभी देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ आई थिंक कई बार एग्जाम में। द चीफ मैकेनिज्म विच कॉजेज मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज, उसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो मैग्मा होता है ना, उससे हम जब मिनरल्स को सेपरेट करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन जो देख पा रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैग्मा का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है और रॉक टाइप्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से, लिक्विड इमिसिबिलिटीज़ जो होती हैं उससे हम उसको ड्राइव करते हैं, तब ये होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 87 है, द मोस्ट एक्टिव बेसिस प्रेजेंट इन इग्नियस मैग्मास आर। देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पैट्रोलॉजी का क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में बताया मैंने इसको। तो यहाँ पे इग्नियस मैग्मा तो जान रहे हो, इग्नियस मैग्मा है। तो इग्नियस मैग्मा में मैग्मा का कंपोजिशन जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव बेस जो है वो सोडियम है, ठीक है, Na, और क्या है, पोटेशियम है, K, ठीक है। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा मोस्ट एक्टिव बेस जो है वो आपका सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेसिकल्स ऑफ वोल्केनिक रॉक्स आर फिल्ड अप बाय सेकेंडरी मिनरल्स आर कॉल्ड एज। तो वेसिकल्स जो है वोल्केनिक रॉक्स में वो फिल्ड किए जाते हैं सेकेंडरी मिनरल्स के द्वारा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फेनोक्रिस्ट, अमाइगडेल्स, जेनोलिथ या फिर ओसेली। तो इसको हम अमाइगडेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइगडेल्स बोलते हैं, ठीक है, अमाइगडेल्स बोलते हैं। अमाइगडेल्स या अमाइगड्यूल्स बोल सकते हो। तो वेसिकल जो होते हैं ना वोल्केनिक रॉक्स में, उनको सेकेंडरी मिनरल्स के द्वारा भरा जाता है, तो उसी को बोलते हैं अमाइगडेल्स, ठीक है। जब रॉक सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है रॉक्स का, ठीक है, तब ये फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और कॉमन फिलिंग जो करते हैं हम उसमें क्या करते हैं? कैल्साइट हो गया, क्वार्ज हो गया, ठीक है, जियोलाइट, क्लोराइड, ये सब हो गया, ये हम फिल करते हैं इसमें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसको घुमा लेते हैं इधर। अब नेक्स्ट है व्हेन बिगर क्रिस्टल ऑफ ऑगाइट इनक्लोज स्मॉलर लैथ ऑफ प्लैगियोक्लेस द टेक्सचर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बिगर क्रिस्टल जो ऑगाइट होता है, तो बिगर क्रिस्टल ऑफ ऑगाइट इनक्लोज स्मॉलर लैथ ऑफ प्लैगियोक्लेस द टेक्सचर इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली मिनरलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ चीज़ मैंने नोटिस किया कि हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन देख के बहुत ही मज़ा आया, और हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आएंगे हाइड्रोलॉजी से ज़्यादा, और अच्छा पोर्शन है यार, अच्छा मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। और बहुत टाइम लगा भी था, 3 क्लास लिया था मैंने हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी का, है ना। क्वेश्चन देखो यहाँ पे भर भर के हैं, अभी आएगा भी आगे, अभी तो मिनरलॉजी का चल रहा है। तो बिगर क्रिस्टल ऑफ ऑगाइट इनक्लोज स्मॉलर लैथ्स ऑफ प्लैगियोक्लेस द टेक्सचर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ बोल रहा है कि जो बिगर क्रिस्टल होते हैं ऑगाइट के, जब वो स्मॉलर लैथ्स में जुड़ जाते हैं प्लैगियोक्लेस के, तो जो टेक्सचर बनता है वो कैसा होता है, पोरफायरेटिक, ओफेटिक, या फिर रैपाकीवी, या फिर स्पिनिफेक्स, कैसा होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओफाइटिक टेक्सचर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लार्जर ऑगाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉलर प्लैगियोक्लेस लैथ्स में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली बेसाल्टिक और गैब्रो रॉक्स जो होते हैं ना, उसमें देखने को मिलता है। मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन यहाँ भी देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जो ऑगाइट क्रिस्टल्स होता है, ऑगाइट जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है पहले, फिर ये बनता है लार्ज क्रिस्टल्स। ठीक है, लार्ज क्रिस्टल्स। फिर प्लैगियोक्लेस जो है, प्लैगियोक्लेस ये क्रिस्टलाइज होता है बाद में। अब ये बनाता है स्मॉलर लैथ, किसके साथ, ऑगाइट के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिज्म इज इन विच ओनली डायरेक्ट प्रेशर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन नोन एज। तो मेटामॉर्फिज्म का बात हुआ है, ये तो आपका बुक में दिया हुआ बढ़िया से, मैंने क्लास में भी बताया था, देख पा रहे हो यहाँ पे। मेटामॉर्फिज्म इन विच ओनली डायरेक्ट प्रेशर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन नोन एज। आपको मेटामॉर्फिज्म पढ़ाया था, तो मेटामॉर्फिज्म में सारा कुछ पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेटामॉर्फिज्म में जब काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जब हमने पढ़ा था, जो डिपेंड करता है ना किस फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फिज्म, कैसे होता है। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, डायनमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है, इसका राइट आंसर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये टाइप का जो मेटामॉर्फिज्म होता है, ये कैसे होता है, टेक प्लेस इन द रॉक्स बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट प्रेशर स्ट्रेस विच इज डोमिनेंट विच लीड्स टू न्यू स्ट्रक्चर। तो मतलब डायरेक्ट प्रेशर जब पड़ता है जो कि डोमिनेंट हो जाता है और ये न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हम काइनेटिक मेटामॉर्फिज्म या फिर कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और इसमें जाके ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है और क्रश कर देता है स्मॉलर पीसेस में प्रेशर के द्वारा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो यही बोल रहा है कि ओनली डायरेक्ट प्रेशर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इज नोन एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो समझ पा रहे हो आपकी, देखो इस तरीके से क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में 91 है, द नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर इवोपोरेट्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू द एटमोसफियर एंड रिटर्न टू द सर्फेस एज प्रेसिपिटेशन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हाइड्रोजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही पूछ लिया है। ठीक है, तो मतलब जिसमें वाटर इवोपोरेट हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर इवोपोरेट होता है अर्थ सरफेस से, एटमॉस्फेयर में जाता है एंड वापस आता है सरफेस पे एज अ प्रेसिपिटेशन। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हाइड्रोजियोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस विच यूज इन लेबोरेटरी फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ मटेरियल इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी तो मैंने आपको बताया था ना, यूनिट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एक ऐसा डिवाइस जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, क्या, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अर्थ मटेरियल का जब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, वाटर मीटर, परमियोमीटर, पीजोमीटर, रेसिस्टिविटी मीटर। तो परमियोमीटर उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द हाइड्रोलिक हेड एट ए पॉइंट इन एक्वीफर। एक्वीफर सबको पता होना चाहिए, मैंने इतनी बार बताया है, अब यहाँ तो नहीं बताने वाली फिलहाल, इसके लिए आपको क्लास देखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे हम मेज़र करते हैं हाइड्रोलिक हेड को एट ए पॉइंट इन द एक्वीफर। एक्वीफर में एक पॉइंट होता है, वहाँ पे हम हाइड्रोलिक हेड को मेज़र करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, पीजोमीटर, रेक्टिफायर, पायरोमीटर या फिर ओम मीटर। राइट आंसर आपका पीजोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे, हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, बता देती हूँ, हाइड्रोलिक हेड का मतलब क्या होता है, वाटर प्रेशर। तो किसी भी एक्वीफर में जब हम वाटर प्रेशर को मेज़र करते हैं तो उसको हम पीजोमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, मतलब एक नैरो या फिर ये कह लो कि ओपन एंडेड ट्यूब होता है, उसको हम बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 94, व्हाट इज द नेम ऑफ ए जियोलॉजिकल यूनिट दैट कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर एट रेट फास्ट एनफ टू सप्लाई रीजनेबल अमाउंट टू वेल्स। तो यहाँ पे एक्वीफर वगैरह के बारे में बात किया है,
एक्यूटार्ड, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल, स्पेसिफिक इल्ड, ये सब मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। एक्यूफर क्या होता है, हाँ इतनी बार आ रहा बता ही देती हूँ। तो परमेबल रॉक है या सॉइल का लेयर है, वो क्या करता है, तो बेसिकली एक्यूफर क्या है, एक्यूफर अ परमेबल रॉक और सॉइल लेयर्स दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर वेल्स के लिए सुटेबल है ये, और ये वाटर्स को फ्लो करने में हेल्प करता है, फ्रीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हाट इज द नेम ऑफ जियोलॉजिकल यूनिट दैट कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर एट रेट फास्ट एनफ टू सप्लाई रीजनेबल अमाउंट टू वेल्स। तो एक्यूफर नो डाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूक्लूड दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, एक्यूटार्ड दिया है, ग्राउंड वाटर टेबल दिया है, स्पेसिफिक इल्ड दिया है, ठीक है। एक्यूटार्ड क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सेमी परमेबल लेयर है और ये बहुत तेज तो वाटर का जो फ्लो है उसको स्लो डाउन कर देता है एक्यूटार्ड, ठीक है, लेस सुटेबल है। हाँ ग्राउंड वाटर टेबल तो होगा नहीं, स्पेसिफिक इल्ड भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका एक्यूफर हो जाएगा। नेक्स्ट इज CGWB इन्वेस्टिगेटेड दैट बेस्ड ऑन हाइड्रोजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स द एंटायर कंट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी प्रिंसिपल एक्यूफर एंड 42 मेजर एक्यूफर। तो प्रिंसिपल एक्यूफर नहीं पता, हमें 42 मेजर एक्यूफर बता रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 प्रिंसिपल एक्यूफर एंड 42 मेजर एक्यूफर हो जाएगा। तो ये पता ना CGWB यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्लासीफाई करा है कि 14 प्रिंसिपल एक्यूफर्स होंगे। मतलब जैसे कि आपका एग्जांपल में देख लें तो एलुवियल, बेसाल्टिक और ग्रेनाइटिक, ठीक है। तो इनसे जो है 14 प्रिंसिपल एक्यूफर्स को क्लासिफाइड किया गया है इतने में, और 42 मेजर एक्यूफर्स होंगे, सब डिवीज़न है प्रिंसिपल एक्यूफर्स के, इनके हाइड्रोजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो एक्यूफर का भी क्लासिफिकेशन है, मतलब अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री एक्यूफर्स अगर हैं तो मतलब कि एलुवियल है वो, कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री एक्यूफर्स है मतलब सैंडस्टोन है, हार्ड रॉक एक्यूफर है मतलब ग्रेनाइट बेसाल्टिक है, या फिर कार्बोनेट रॉक एक्यूफर है तो लाइमस्टोन है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। आगे देखते हैं, द फ्रिक्शन विद इन फॉल्ट प्लेन प्रोड्यूसेस। तो फ्रिक्शन विद इन फॉल्ट प्लेन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट ब्रेसिया, कॉन्ग्लोमरेट, फॉल्ट गॉज या सॉइल प्रोफाइल। आई थिंक इसको मैंने बताया, मस्त क्वेश्चन है और ये आ गया एग्जाम में। फॉल्ट गॉज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉल्ट गॉज बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, रिवर्स फॉल्ट विथ लेस देन 45 डिग्री डिप इज टर्म एज। तो देखो ये मस्त क्वेश्चन है, रिवर्स फॉल्ट जो बोल रहा है कि अगर 45 डिग्री डिप से लेस है तो उसको हम क्या टर्म करते हैं। स्टैटिग्राफी क्वेश्चन है और ये मैंने बताया था आपको, पूरा रिवर्स फॉल्ट पढ़ाया समझाया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा थर्स्ट फॉल्ट, इसको हम थर्स्ट फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनरोलॉजी क्वेश्चन अगेन, कॉलमनर जॉइंट्स आर फाउंड इन, स्टैटिग्राफी में भी आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि आपका जॉइंट्स वगैरह दिया है ना। कॉलमनर जॉइंट्स जो है कहाँ पाया जाता है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बेसाल्ट या फिर स्किस्ट में। तो कॉलमनर जॉइंट्स जो है ये आपको बेसाल्ट में मिलेगा, ठीक है। बेसाल्टिक रॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कॉलमनर जॉइंट्स, ठीक है। और कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब कूलिंग होता है ना उस समय कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से कॉलमनर जॉइंट्स पड़ जाते हैं। और ये वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स भी होता है। तो ज़्यादातर आपको बेसाल्ट लावा में देखने को मिलेगा, ठीक, कुछ वोल्केनिक रॉक्स में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज 99, बॉडीनेज स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू। बॉडीनेज स्ट्रक्चर जो है ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बॉडीनेज स्ट्रक्चर जो है ये रिलेटेड है लिनिएशन से, ठीक है। तो लिनिएशन क्या होता है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल फीचर्स है जो कैरेक्टराइज करता है बाय लीनियर और स्ट्रिक्ट पैटर्न। जो टेक्टोनिक स्ट्रेचिंग होता है ना, एक्सटेंशन होता है, उसके द्वारा ये जो आपका बॉडीनेज स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लिनिएशन बोलते हैं। तो समझ लो कि टेक्टोनिक एक्सटेंशन हुआ या डिफॉर्मेशन होता है तब लिनिएशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉलम स्ट्रक्चर इज टर्म एज। तो अगेन यहाँ पे स्टैटिग्राफी से क्वेश्चन है, पैरेलल कॉलम स्ट्रक्चर को क्या टर्म किया गया, मतलब कौन सा फोल्ड, स्टैटिग्राफी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो, टाइगमेटिक फोल्ड, पैरेलल फोल्ड, म्यूलियंस या फिर सिमिलर फोल्ड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टिग्मैटिक फोल्ड, ठीक है, टिग्मैटिक फोल्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पैरेलल कॉलम स्ट्रक्चर को टर्म किया गया है कैसे, पैरेलल कॉलम स्ट्रक्चर को हम और क्या बोलते हैं, टिग्मैटिक फोल्ड, ठीक है ना। ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, पैरेलल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। और ये मेटामॉर्फिक, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है ना इसमें पाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन तब ये बनता है, इसको याद रखिएगा। तो ये टिग्मैटिक फोल्ड जो देख रहे हो ना, ये इंटेंस टेक्टोनिक प्रेशर जब पड़ता है ना उसके कारण ये होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजोलॉजी क्वेश्चन है, इन ए कन्फाइंड एक्वीफर द वाटर लेवल इन अ वेल यूजुअली राइज अबव द टॉप ऑफ द एक्वीफर, इट इज़
इन द केस इफ इट इज़ द केस द वेल इज़ नोन एज। देखो मस्त क्वेश्चन है, फिर से आर्टेशियन का वेल्स का क्वेश्चन ले आया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पूरा एक्यूफर पढ़ाया था मैंने कि एक्यूफर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अनकन्फाइंड, कन्फाइंड, सब एक्यूफर था, एक्विटार्ड है, एक्विफ्यूज है, टाइप्स ऑफ एक्यूफर मतलब अनकन्फाइंड और कन्फाइंड दोनों पढ़ाया था मैंने। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे दे दिया है अ फ्लोइंग artesian well occurs where the pressure is so high that the water level in a well drilled into the confined aquifer rises above the land surface. In other words, an open well flows freely with no pumping. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्टिशियन वेल हो जाएगा। कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है, वाटर लेवल जो वेल का होता है यूजली ऊपर आ जाता है एबव द टॉप ऑफ द एक्यूफर। इस केस में इसको हम इस तरीके के वेल्स को हम आर्टेशियन वेल कहते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट इज देखो फिर हाइड्रोजियोलॉजी क्वेश्चन है, द प्रोसीजर फॉर प्रिडिक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज। तो प्रोसीजर होता है एक कि हम जो अवेलेबिलिटी है ग्राउंड वाटर का उसको प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो एक तरीके से ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जोन विच एक्सटेंड फ्रॉम वाटर टेबल अप टू लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। एक ऐसा जोन जो वाटर टेबल से एक्सटेंड होता है एंड अप टू द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। तो ये भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया है। ये देखिए यहाँ पे कैपिलरी जोन क्या रहेगा, कैपिलरी जोन एक्सटेंड फ्रॉम द वाटर टेबल अप टू द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर और कैपिलरी फ्रेंस इज वन विच लाइज इमीडिएटली अबव द जोन ऑफ सैचुरेशन एंड द वाटर अवेलेबल इन द जोन इज टर्म्ड एज कैपिलरी वाटर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिलरी हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा जोन जो कहाँ से एक्सटेंड होता है वाटर टेबल से अप टू द लिमिट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट नोन एज कैपिलरी। ओके, पूरा क्लास में बताया था, वही सब आ गया है यहाँ पे। चलो अभी आगे देखते हैं। The precipitation data from a number of stations can be used to depict the dash which joins all points that receive the same amount of precipitation. अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन का हाइड्रोजियोलॉजी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन डाटा है फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है, कैन बी यूज टू डिपिक्ट द डैश। चार ऑप्शन दिया, आइसोहेट, आइसोबार, आइसोकोको, आइसोथर्मल। तो ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं सारे ही पॉइंट्स को एंड रिसीव करते हैं सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो क्या डिपिक्ट करने के लिए ये जो प्रेसिपिटेशन का जो डाटा है किसी भी स्टेशन से ये यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या डिपिक्ट कर सकें, आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोकोको या आइसोथर्मल को डिपिक्ट कर सकें, और ये सारे एक पॉइंट ज्वाइंस होके जो पॉइंट्स होंगे वो रिसीव करेंगे सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो क्या होगा भैया यहाँ पर राइट आंसर आइसोहाइट, ठीक है। आइसोहाइट यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, एक ऐसा लाइन है मैप में जो कनेक्ट करता है पॉइंट्स को विथ इक्वल प्रेसिपिटेशन, सब जगह इक्वल प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है ना, इसको एनालाइज करने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए जो हम इसको यूज़ करते हैं आइसोहेट को, ठीक है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट वन इज द सब सरफेस अकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर मे बी डिवाइडेड इनटू जोन ऑफ एरेशन एंड डैश। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कितनी बार मैंने इसको बताया है वो देख सकते हो यहाँ पे। The subsurface occurrence of groundwater may be divided into zone of aeration and zone of saturation. Simple. कितने बार बताया मैंने इसको, आगे बढ़ते हैं। The process of complete mineralization of the original structure of shell, plants and bones is known as. तो ये पैलेंटोलॉजी क्वेश्चन आ गया आपसे, ठीक है। पेट्रिफिकेशन पूछ रहा है कि जो प्रोसेस है कंप्लीट मिनरलाइजेशन का, ओरिजिनल स्ट्रक्चर शेल का है, प्लांट्स का है, बोन्स का है, और इनका कंप्लीट मिनरलाइजेशन हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पेट्रीफैक्शन। तो यहाँ पे एक और वर्ड दे सकता था पर मिनरलाइजेशन, ठीक है, पर मिनरलाइजेशन दे सकता था यहाँ पे। तो ये दोनों ही यूज़ करते हैं ये टर्म, पेट्रिफिकेशन या फिर पर मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और उनको तो एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिप्लेस हो जाते हैं विथ मिनरल्स प्रिजर्विंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पेट्रिफिकेशन या फिर पर मिनरलाइजेशन, जो भी ऑप्शन आए सही हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इंप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और बॉडी स्ट्रक्चर प्रिजर्व इन द सराउंडिंग सेडिमेंट्स। जो इंप्रेशन होता है ऑर्गेनिज्म का या फुटप्रिंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म का, और बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है इन द सराउंडिंग सेडिमेंट्स। सराउंडिंग सेडिमेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि चल के जा रहा तो अपना छाप छोड़ रहा है, बोल रहा है कि जो इंप्रेशन है ऑर्गेनिज्म का या उनके बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है सराउंडिंग सेडिमेंट्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्यूडो फॉसिल, कास्ट, मोल्ड या फिर ट्रेस फॉसिल। ट्रेस फॉसिल होगा नहीं, स्यूडो फॉसिल भी नहीं होगा, इसको हम मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, द एंटायर स्केलेटन ऑफ ग्रेप्टोलाइट। एंटायर स्केलेटन जो ग्रेप्टोलाइट का होता है उसको क्या बोलते हैं, डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है।
डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम है। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि एंटायर स्केलेटन पूछ रहा है ग्रेप्टोलाइट का। तो एंटायर जो इसका स्केलेटन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिकुला बोलते हैं, सिकुला। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ ट्रिलोबाइट बियर्स ग्लैबेला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रिलोबाइट्स का पूछ रहा है। तो ट्रिलोबाइट्स का जब आप देखोगे डायग्राम, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ट्रिलोबाइट्स गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लगता है कि वही तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना इसको हम बोलते हैं सेफलॉन, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे। हाँ, तो ये जो हिस्सा है इसको थोरैक्स बोलते हैं, थोरैक्स। जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसको बोलते हैं पिगिडियम। ठीक है, पिगिडियम। अच्छा, तो ये जो हिस्सा है ना इसको हम बोलते हैं ग्लैबेला, ग्लैबेला। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ ट्रिलोबाइट्स बियर्स ग्लैबेला। तो कौन सा पार्ट जो है ट्रिलोबाइट्स का ग्लैबेला में आ जाएगा। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम सेफ्लॉन ही तो बोलते हैं, तो यही तो हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इस हिस्से में जो भी इसको ग्लैबेला किया जाएगा, मतलब कि ये क्या है, अगर हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं तो ये थोरैक्स में आएगा, अगर इस हिस्से की बात करें तो पिगडियम में आएगा, और या तो फिर सेफ्लॉन में आएगा अगर हम इसका फेशियल स्ट्रक्चर, आईज, फ्री चिक्स ये सब की बात करेंगे तो। ठीक है, चलो उसके बाद एनम्बो ऑफ लैमली ब्रांच पॉइंटिंग टुवर्ड एंटीरियर। तो लैमली ब्रांच ये क्या है, ये मॉलस्क का प्रजाति है, मॉलस्क। ठीक है, अम्बो पॉइंटिंग टुवर्ड एंटीरियर स्क्वाड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसोगायरी। ठीक, प्रोसोगायरी। तो अम्बो जो है ये क्या है, एक हिंज एरिया है बिवाल्व शेल का, कर्व शेप में होता है। तो ये जानो कि इसको बोलते क्या हम, प्रोसोगायर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन Si2O7 नेगेटिव ग्रुप इज। तो ये जो ग्रुप है ये बोल रहा है कि इसमें इसका जो चार्ज है इस ग्रुप का उसमें क्या होगा, -4 -6 +4 +6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सिलिकेट ग्रुप है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, Si2O7। ठीक है, ये डाइवेलेंट एनियन -6 चार्ज के साथ बनाता है। ठीक है, तो -6 यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर से कैसे है, 2 सिलिकॉन एटम्स है, Si2 7 ऑक्सीजन है, और चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव चार्ज पर सिलिकॉन हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट चीज़ आर, यहाँ पे देखो RrSi2O6 इज जनरल फार्मूला फॉर। तो ये जो फार्मूला है जनरल फार्मूला किसका है, ओलिविन फैमिली, ऑर्थो एम्फी बोले, अल्कली पायरोक्सिन या फिर अल्कली एम्फी बोले, किसका हो जाएगा ये। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्कली पायरोक्सिन फैमिली के लिए है ये। ठीक है ना, जनरल फार्मूला इसी को रिप्रेजेंट करता है, पायरोक्सिन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और जो मिनरल ग्रुप किस मिनरल ग्रुप से आ जाएंगे, इनोसिलिकेट्स। मैंने आपको बताया था ना इसके पहले जो अभी एक क्वेश्चन आया था उसमें। तो ये किस मिनरल ग्रुप को हो जाएगा, इनओसिलेट्स ग्रुप से हो जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन इज पेरिडोट इज अ जेम वैरायटी ऑफ। पेरिडोट जो है वो जेम वैरायटी है किसका, कार्नेट, ओलिविन, एम्फी बोले या पायरोक्सिन। पेरिडोट जो है ये जेम वैरायटी है ओलिविन का। ठीक है, और ओलिविन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, MgFe2SiO4। ठीक है, कलर इसका कुछ थोड़ा येलो ग्रीन में होता है, ओलिविक ग्रीन में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो गार्नेट लिखा हुआ है, तो ये सिलिकेट्स मिनरल में आ जाएगा। एम्फी बोले तो मतलब हॉर्न ब्लेंडी याद होना चाहिए, हॉर्न ब्लेंडी ये कॉमन एम्फी बोले मिनरल है। पायरोक्सिन की बात करेंगे तो ये जो है ये सेपरेट मिनरल ग्रुप से, मतलब क्लाइनोपायरोक्सिन की बात करेंगे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मिनरल कंप्राइज ऑफ 50 to 70% एनॉर्थाइट इज। अभी मिनरल कंप्राइज ऑफ मतलब 50-70% एनॉर्थाइट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइटोनाइट, लैब्रोडोराइट, एंडेसिन या ओलिगोक्लेज, क्या बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लैब्रोडोराइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैब्रोडोराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैब्रोडोराइट। ठीक है, लैब्रोडोराइट जो है एक टाइप का प्लैगियोक्लेज फेल्सपार है। क्या है, प्लैगियोक्लेज फेल्सपार मिनरल, जिसमें 50 से 70% तक एनॉर्थाइट होता है और एल्बाइट होता है 30 to 50%। ठीक है, तो प्लैगियोक्लेज फेल्सपार क्या रखें कि सीरीज है मिनरल्स का जो किसके बीच में होता है, एल्बाइट और एनॉर्थाइट के बीच में। ठीक है ना, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिनरल क्रिस्टलाइजिंग मोनोक्लिनिक सिस्टम इज। तो ऐसा मिनरल जो क्रिस्टलाइज हो जाए मोनोक्लिनिक सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं, ओलिविन, हाइपरस्थीन, नेफ्लिन, नेफेलाइन,
हॉर्नब्लैंडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हॉर्नब्लैंडी लिखा हुआ है। तो मिनरल क्रिस्टलाइजेशन इन मोनोक्लिनिक सिस्टम बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉर्नब्लैंडी क्रिस्टलाइजेशन इन मोनोक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, और अदर मिनरल्स जो दिए हुए हैं जैसे कि आपका ओलिविन, हाइपरस्थीन, नेफ्लिन, तो ये सब ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का। नेफ्लिन जो है हेक्सागोनल सिस्टम का है। ठीक है, मोनोक्लिनिक मिनरल्स में आपका हॉर्नब्लैंडी, जिप्सम, स्टोरोलाइट हो जाएगा, सिलिमेनाइट हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा सिस्टम वगैरह, तो आप लगा पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स बाय रिएक्शन ऑफ मैग्मेटिक वेपर्स एंड गैसेज विद इन कंट्री रॉक्स इज कॉल्ड एज, विद कंट्री रॉक्स इज कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूमेटोलाइटिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। एकदम डिफिनेशन दिया हुआ, इसको पढ़ लेना था, याद हो जाता। नेक्स्ट वन इज रॉक विच शोज ग्रैन्युलोस स्ट्रक्चर। एक ऐसा रॉक जो ग्रैन्युलोस स्ट्रक्चर शो करे उसको हम क्या बोलते हैं, स्किस्ट, लाइमस्टोन, हॉर्नफेल या फिर मार्बल, इसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्नफेल्स। ठीक है, हॉर्नफेल्स मतलब होता है फाइन ग्रेन। ठीक है, फाइन ग्रेन, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्या करता है, ये ग्रैनुलोस यानी कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, और ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के कारण होता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द टेक्सचर डेवलप्ड ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स ग्रेन इन सॉलिड मीडियम इज कॉल्ड एज। तो जो ऐसा टेक्सचर जो डेवलप होता है रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से मिनरल ग्रेन्स का सॉलिड मीडियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रैनोब्लास्टिक टेक्सचर। क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, उसको हम बोलते हैं ग्रैनोब्लास्टिक टेक्सचर। ठीक है, बस बिल्कुल पूरा एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, जो अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं अगर बुक्स का लाइन, तो आपको याद हो जाता है, बिल्कुल गलत नहीं होता। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू वेंथवॉर्थ वुडन ग्रेड स्केल द साइज ऑफ पेबल्स रेंज बिटवीन। तो साइज ऑफ पेबल्स का जो रेंज है वो बताया है इस स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये भी आराम से मिल जाता है आपको 2 to 4 mm, 4 to 64 mm, या 64 to 256 mm, या फिर ग्रेटर देन 256 mm। राइट आंसर का 4 to 64 mm हो जाएगा। ठीक है, जो साइज होता है पेबल्स का वो बोलते हैं 4 to 64 mm। ठीक है ना। द प्रोसेस विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डाइजेनेसिस इज़, एक ऐसा प्रोसेस जो डाइजेनेसिस जो होता है इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं है। कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या नहीं होता है इसमें। तो इसमें जो है सेडिमेंटेशन नहीं होता है, सेडिमेंटेशन डाइजेनेसिस में इंक्लूडेड नहीं है। डाइजेनेसिस में क्या इंक्लूडेड है आपका, कॉम्पैक्शन है यानी कि प्रेशर ड्रिवन कंसोलिडेशन, सीमेंटेशन है मिनरल प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं, और रिक्रिस्टलाइजेशन है जिसको मिनरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिपोजिशन जो होता है सेडिमेंट्स का उसको हम बोलते हैं प्री डाइजेनेसिस। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इंडिकेट्स। तो जो वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, एक्सेल प्लेन, फोल्ड एक्सिस, डीप या फिर स्ट्राइक। इसको कितनी बार बताया मैंने, इसको स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, स्ट्राइक बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन यंगर बेड्स आर सराउंडेड बाय ओल्डर बेड्स द स्ट्रक्चर इज टर्म एज। इसको मैंने बताया भी था क्लास में, आपको ऑब्जेक्टिव कराया भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम की मदद से मैंने आपको बताया था, देख सकते हो। और ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। जब यंगर बेड्स जो है सराउंड कर लें ओल्डर बेड्स को, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम इन लायर बोलते हैं। ठीक है, चलो स्ट्रैटिग्राफी क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में भी आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट वन इज द इंटरसेक्शन लाइन बिटवीन एक्सियल प्लेन एंड लिम्स ऑफ फोल्ड इज। तो बोल रहा है जो इंटरसेक्शन लाइन है एक्सियल प्लेन और लिम्स जो होता है फोल्ड्स का, उसके बीच का जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपरेंट डिप नहीं बोलेंगे। स्ट्राइक लाइन, फोल्ड एक्सिस, वेवलेंथ, वेवलेंथ तो होगा ही नहीं किसी कीमत पे। स्ट्राइक लाइन कहाँ से आ गया इसमें, तो बचा ये फोल्ड एक्सिस, तो फोल्ड एक्सिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एंटी लाइन से क्वेश्चन ना पूछे या सिंक लाइन से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो एंटी लाइन का क्वेश्चन देखो, ओल्डर स्टेटा प्रेजेंट इन सेंटर कोर, यंगर स्टेटा प्रेजेंट इन कोर, ओल्डर स्टेटा फाउंड एट टॉप, यंगर स्टेटा फाउंड एट बॉटम। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे ओल्डर स्टेटा की बात हो रही है, ओल्डर स्टेटा कहाँ प्रेजेंट रहे, सेंटर में प्रेजेंट रहे, दैट इज़ व्हाट एंटीक्लाइन। ठीक है, एंटीक्लाइन पढ़ने के लिए आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा, समझने के लिए अच्छा टॉपिक है, बढ़िया देखो। इफ़ यूर जियोलॉजी स्टूडेंट देन फटाफट जो है आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आगे फर्दर जो बैच आएगा, जो कोर्स आएगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं पहले। होस्ट एंड ग्रैबन स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, देखो ये डायरेक्ट यहाँ से आ गया है। ठीक है, होस्ट एंड ग्रैबन स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, कहाँ पे देखने को मिलता है, फॉल्टिंग में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, फॉल्ट्स में। तो ये तो बहुत बताया हुआ क्वेश्चन ऐसे आ गया है डायरेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नॉर्मल पिट विथ रिगार्ड्स टू लेंथ एंड विथ ड्यूरिंग सैम्पलिंग इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग।
जब हम मिनरल प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो डायमेंशन पूछ रहा है कि जो नॉर्मल पिट होता है विथ रिगार्ड टू लेंथ एंड विद सैम्पलिंग का जो मिनरल हम प्रोस्पेक्ट करते हैं कितना होता है 1 × 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नोन एज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रॉमिसिंग मिनरल टारगेट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग रिकॉग्निसेंस सर्वे। तो ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया है, मे बी शायद ना कर पाए हो लोग, लेकिन अगर अंदाजे लगाए होंगे तो क्या पता सही भी हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिटेल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न ऑफ बैकग्राउंड वैल्यू इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है एनोमली से। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जो सिग्निफिकेंट डिपार्चर बोल रहा है ना कि मतलब एक्सपेक्टेड, देखो जो डेविएशन एक तरीके का एक्सपेक्टेड और एवरेज वैल्यू जो होता है उससे डेविएशन लेना, मतलब एक ऐसा डिपार्चर जो नॉर्मल पैटर्न जो बैकग्राउंड वैल्यूज़ का है उससे हट जाना। ठीक है, डिपार्चर उसको हम एनोमली बोलते हैं, एनोमली बोलते हैं। देखो मतलब एक मिनरल डिपॉजिट या स्ट्रक्चरल फीचर्स को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, दैट इज़ व्हाट एनोमली। चलो आगे नेक्स्ट वन इज द टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी of the earth in polar region is the order of, total magnetic intensity of earth in polar region is in the order of 30,000। यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो दिया हुआ है अर्थ का पोलर रीजन्स में इन द ऑर्डर ऑफ दिया हुआ है 30,000। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये NT में होना चाहिए, नैनो टेस्ला जिसको बोलते हैं NT, मे भी शायद यहाँ यूनिट सही ना हो। तो इस हिसाब से जो है इसका राइट आंसर 60,000 हो जाएगा। 60,000 से 70,000 नैनो टेस्ला होगा। टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें अगर अर्थ का इन पोलर रीजन्स, तो इस बीच में वेरी करना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबको पता है ना कि इक्वेटर के पास पहुँचते पहुँचते कम हो जाता है अराउंड 30,000 नैनो टेस्लास। ठीक है, पोल के पास जाते जाते बढ़ जाता है, मतलब 70,000 के पास हो जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। Next is what is known as the process of separating valuable metallic and non-metallic minerals from insignificant gangs। तो देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था ओर ड्रेसिंग बेनिफिशिएशन क्या होता है, तब मैंने आपको समझाया था। तो और ये देखो क्वेश्चन भी आ गए यहाँ पे। तो मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स जो होता है, जब हम इनसिग्निफिकेंट गैंग से उसको हम सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशिएशन या फिर ओर ड्रेसिंग, दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दिया क्या ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं 131 द फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर्ड। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किस मिलियंस ईयर्स एगो फाउंड हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर्ड 570 430 मिलियंस ईयर्स एगो, 136 to 65 मिलियंस ईयर्स एगो ये फाउंड हुआ है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये पैलेंटोलॉजी क्वेश्चन है। अब रेंज जोन को क्या बोलते हैं, रेंज जोन इज कॉल्ड एज व्हाट, देख लेते हैं इसको भी। तो रेंज जोन को हम बोलते हैं एक्मे जोन। ठीक है, एक्मे जोन किसको बोला गया है, रेंज जोन को, या फिर एक ऐसा जोन या एक ऐसा रीजन जहाँ पर्टिकुलर स्पीसीज टैक्सन या इकोनॉमिकल कम्युनिटी मैक्सिमम अबंडेंस या डाइवर्सिटी में होते हैं। ठीक है, उसको हम एक्मे जोन बोलते हैं, मतलब कि पीक में होते हैं वो डाइवर्सिटी। ठीक है ना, मतलब किसी तरीके से एक स्पीसीज को दर्शाने का बेसिकली यहाँ पे निश बताया जा रहा है, रेंज, ये जो जोन देख रहे हो आप एक्मे जोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 133 अरावली क्रेटन सेपरेटेड फ्रॉम विंध्यन रॉक इन द ईस्ट बाई। तो अरावली क्रेटन जो है वो सेपरेट किया गया विंध्यन रॉक्स के द्वारा इन द ईस्ट में बाई मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या फिर हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो अरावली क्रेटन जो है वो सेपरेट किया गया विंध्यन रॉक्स के द्वारा ईस्ट में बाई मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना, मेजर टेक्टोनिक बाउंड्रीज के द्वारा ये हुआ है। और ये और क्या सेपरेट किया है, कैटोनिक रॉक्स को भी सेपरेट किया है। अरावली जिसको सुने होंगे आप, अरावली रेंज किससे, यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स से, यानी कि विंध्या रेंज से सेपरेट किया है अरावली को विंध्या रेंज से। ठीक है, याद रखिएगा। 134 क्या है, द सदर्न मार्जिन ऑफ बुंदेलखंड सोज। तो सदर्न मार्जिन है बुंदेलखंड का, वो क्या शो करता है, लो ग्रेविटी ग्रेडियंट, ग्रेडेशनल ग्रेविटी ग्रेडियंट या फिर स्टीप ग्रेविटी ग्रेडियंट या जेंटल ग्रेविटी ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेविटी ग्रेडियंट जो है ये शो करता है, सदर्न मार्जिन जो है बुंदेलखंड का वो मार्क किया गया है एक स्टीप ग्रेविटी ग्रेडियंट के द्वारा, जो बेसिकली क्या शो करता है कि जो डेंसिटी है या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंजेस उसमें देखने को मिले हैं। और ये किसके द्वारा हुआ है, नर्मदा रिवर वैली, देखा होगा आपने नर्मदा रिवर वैली। तो जो बाउंड्री बना है विंध्या बेसिन और डेक्कन प्लेटू के बीच में, इसी के कारण बना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे देखें नेक्स्ट। अभी धनद्रौल सैंडस्टोन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, सैमरी ग्रुप, कैमूर, रीवा, भांदर, ये सब तो होगा ही नहीं। सैमरी ग्रुप होगा,
क्योंकि धंधरौल सैंडस्टोन की जब हम बात कर रहे हैं तो सैमरी ग्रुप को आता है, जो कि एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। और जो सैमरी ग्रुप है ये विंध्या से उस सुपर ग्रुप का पार्ट है। किसका? विंध्यान सुपर ग्रुप का पार्ट है। तो इसमें ये आपको ले जाता है नियो प्रोटोजोइक एरा में, है ना, मतलब 1 बिलियन ईयर्स एगो पहले। उसमें आपको यहाँ पे क्या सैमरी ग्रुप में क्या मिल जाएगा आपको? सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, है ना, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे देखो। ऑल मैटर्स एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअसली। व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका जो ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, -251.7 डिग्री सेल्सियस, -273.1 डिग्री सेल्सियस। राइट, इसका 273.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों? इस टेम्परेचर पे जो सारे मैटर है ना वो थ्योरेटिकली स्टॉप हो जाएंगे, वो एमिट नहीं कर पाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रिक बताया था कि ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब कि छोटे से बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी था RMIVUXZ ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आप देखोगे मेरे टेबल पे भी लगा हुआ है ये। तो इसमें क्या है कि सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो किसके द्वारा किया जाता है? गामा रेज। ठीक है, जो सबसे कम शॉर्टेस्ट वेव लेंथ प्रोड्यूस करता है गामा रेज, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सब इधर उधर करके दिया हुआ है। ठीक है, आपको सीरियल वाइज पता होना चाहिए कि छोटे से बड़ा की तरफ हम जब जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप उल्टा भी कर सकते हो, लाइक ऐसे कर सकते हो। ये देखो, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। ये तरीका है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऊपर से छोटे से बड़े की तरफ जाने का। तो 5 नंबर पे क्या है? गामा रेज है ना, सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है क्या है? 5 है। उसके बाद 3 है, 2 है, 4, 1, इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज नेम द इक्विपमेंट यूज फॉर एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन। तो एक ऐसा इक्विपमेंट जिसको हम एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लेंस स्टीरियोस्कोप, मिरर स्टीरियोस्कोप, जूम स्टीरियोस्कोप सारा ही यूज़ करते हैं, तो सारा ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द टोन ऑफ वाटर बॉडीज इन इंफ्रारेड एरियल फोटोज़। तो जो टोन होता है वाटर बॉडीज़ का इंफ्रारेड एरियल फोटोज़ में वो कैसा होता है कलर? ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन। तो ब्लैक होता है, सिंपल। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। एरियल फोटोग्राफ्स आर जनरली क्लासिफाइड एज व्हाट फोटोग्राफ्स। तो जो एरियल फोटोग्राफ्स है वो जनरली क्लासिफाइड किया जाता है एज ए व्हाट, मतलब लीनियर, फ्लैट, वर्टिकल, ऑब्लिक या फिर नन। तो वर्टिकल या ऑब्लिक इसको फोटोग्राफ्स को क्लासिफाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फास्टेस्ट एंड डिटेक्टेड फर्स्ट बाय सेस्मोग्राफ्स। एक ऐसा मतलब वेव जो सबसे पहले डिटेक्ट किया था सरफेस पे। तो इसको जब मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको वेव्स भी पढ़ाए थे कि कितने प्रकार के वेव्स होते हैं, एस वेव, एल वेव, पी वेव्स, सरफेस वेव, सब मैंने बताया था आपको। और सबसे पहले जो सरफेस पे पहुंचता है वो होता है पी वेव्स, जिसको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स किसको बोलते हैं? एस वेव्स को बोलते हैं, और एल वेव्स को लव वेव। ठीक है ना, पी वेव सबसे पहले डिटेक्ट होता है सेस्मोग्राफ के द्वारा। कम टू क्वेश्चन नंबर 142। लार्ज वोल्केनो इरप्टेड ऑन द सी फ्लोर हुज टॉप एग्जिस्ट बिलो सी लेवल। सी माउंट्स की जब हम बात करते हैं तो सी माउंट जो है लार्ज वोल्केनो है जो कि इरप्ट होता है सी फ्लोर पे, और इसका जो एलिवेशन होता है वो 1000 मीटर होता है। जो सी फ्लोर का सराउंडिंग होता है ना उसके ऊपर 1000 मीटर तक ये रहता है। सर्कुलर या ओवल शेप में होता है। ठीक है, सर्कुलर या ओवल शेप में होता है। तो इसको हम बोलते क्या है? इसको सी माउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी माउंट। तो सी माउंट क्या है? लार्ज वोल्केनो दैट इरप्ट्स ऑन द सी फ्लोर विद इट्स टॉप एग्जिस्टिंग बिलो सी लेवल। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन विल डोमिनेट एक्यूमुलेशन एंड प्लैनेट्स विल नॉट grow if the relative velocity between planetesimals is। तो फ्रैगमेंटेशन बोल रहा है कि will dominate accumulation and planets will not grow if the relative velocity between planetesimals is high, low या very low या फिर moderate। तो बोल रहा है कि जो फ्रैगमेंटेशन है वो accumulation को डोमिनेट करेगा एंड डोमिनेट कर सकता है, एंड planets will not grow, planets ग्रो नहीं करेंगे अगर रिलेटिव वेलोसिटी planetesimals के बीच में अगर हाई रहा तब। ठीक है, now come to question 144. What is the plane surface from the extension of sea under land? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मस्त है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसको प्लेन सरफेस बोलते हैं
फॉर्म द एक्सटेंशन ऑफ सी अंडर लैंड, लैंड के अंदर जो सी है उसके एक्सटेंशन तक एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल बेस लेवल, इंसाइज लेवल, ग्रैंड बेस लेवल, वैली लेवल, उसको हम लोकल बेस लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोकल बेस लेवल किसको हम रिफ़र करते हैं? एक ऐसा लेवल जहाँ पे एक स्ट्रीम या रिवर का जो फ्लो है रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग लैंडस्केप वो हम शो कर सकें। ठीक है, और बेसिकली ये क्या कंट्रोल करती है? जो वैली है, लैंडस्केप है, उसका फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, कहीं कहीं आपने ग्रैंड बेस लेवल, ये जो देख पा रहे हो ग्रैंड बेस लेवल, ये क्या करता है? अल्टीमेट बेस लेवल है सारे स्ट्रीम और रिवर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 145, फ्रैगमेंट्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट प्रिजर्व ऑन द कॉन्टिनेंट। तो फ्रैगमेंट है ओशनिक क्रस्ट का वो प्रिजर्व होता है कॉन्टिनेंट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलैस, फ्लाइस, थेलाइट्स, ओफियोलाइट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओफियोलाइट्स। ठीक, तो ओफियोलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ फॉर्म होता है? मिड ओशनिक रिज या ओशनिक क्रस्ट में फॉर्म होता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द लाइन ट्रेस्ड ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बीनीथ द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द फोटोग्राफी एक्विजिशन इज नोन एज। तो ये देखो क्वेश्चन जो है ये एरियल फोटोग्राफ्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को नदी लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन है जो हम ट्रेस करते हैं ग्राउंड से डायरेक्टली, कहाँ? जो एयरक्राफ्ट होता है ना, जब फोटोग्राफी एक्विजिशन होता है उसके डायरेक्ट बीनीथ, मतलब नीचे, एयरक्राफ्ट के जस्ट नीचे जो है, वहाँ से जब हम फोटोग्राफी एक्विजिशन करते हैं तो उसको हम नदी लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज विच रिमोट सेंसिंग डाटा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फीचर्स इन एरियाज विथ डेंस वेजिटेशन कवर। तो जहाँ पर डेंस वेजिटेशन कवर होता है तो ऐसे रिमोट सेंसिंग डाटा, तो कौन से रिमोट सेंसिंग डाटा जो हम हेल्प करते हैं और हम पता लगाते हैं कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फीचर्स है उस एरिया का वो कैसा है? तो इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रा, एमएसएस इमेजरी या फिर रडार इमेजरी या फिर थर्मल इमेजरी क्या बोलते हैं? इसको रडार इमेजरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रडार इमेजनरी। तो रडार इमेजरी एग्जांपल जैसे कि SAR की बात कर लें तो 10 मीटर डेप्थ तक आपके सब सरफेस तक ये दे सकता है इंफॉर्मेशन, है ना। तो GPR जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हो गया, तो ये तो रडार जान रहे हो ना, रडार इमेजरी यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना, SAR इमेजरी। तो रडार इमेजरी पर्टिकुलरली SAR को ही बोलते हैं, कैन पेनिट्रेट डेंस वेजिटेशन कवर एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है आपको अंडरलाइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। फॉल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, द पैनक्रोमेटिक फोटोग्राफ्स मल्टीस्पेक्ट्रल थर्मल IR इमेजेस कंटेन। तो यहाँ पे पैनोक्रोमेटिक फोटोग्राफ्स मल्टीस्पेक्ट्रल एंड थर्मल IR का इमेज कैसे क्या कंटेन करते हैं? नियर सरफेस इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट 110 सेंटीमीटर, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट 10 मीटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो सारा ही जो है आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इन डेप्थ और 10 मीटर या फिर 110 सेंटीमीटर या फिर नियर सरफेस इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है, तो सारा सही हो जाएगा। ऑल राइट, विच सॉफ्टवेयर इज़ कंसिडर्ड एज ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो QGIS, GGRASS GIS, सागा GIS। तो ये मैंने बताया था आपको जब GIS पढ़ा था हम लोग तब। तो ये सारा ही सही हो जाएगा, सारा ही जो है आपका ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ जियोग्राफिक ग्रिड वेयर ईच ग्रिड सेल कंटेन्स द टेरेन हाइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो ग्रिड, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जियोग्राफिक ग्रिड है जहाँ पे सारे ही ग्रिड सेल्स में टेरेन हाइट्स होते हैं, DDL, DGPL, DEM या फिर DCX। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? DEM। डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है जियोग्राफिक ग्रिड है जहाँ पे सारे हर सेल में टेरेन हाइट होता है टिपिकली, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रास्टर डाटा सेट। ठीक है, और इसको हम DM को यूज़ करते हैं कहाँ पे? टोपोग्राफिक मैपिंग के लिए, टोपोग्राफिक मैपिंग के लिए, टेरेन एनालिसिस के लिए, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए, है ना। तो इसको याद रखिएगा। और ये क्या है? डिजिटल सरफेस मॉडल भी होता है एक। ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, DEM। ठीक है, तो ये हो गया आपके जियोलॉजी के 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके MP के हो जाएंगे। तो MP का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें सिर्फ MP का ही बताऊँगी, 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो जियोलॉजी और माइनिंग दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, तो वो लेके आऊँगी। बाकी ये देखना इंपॉर्टेंट था ना कि आपका ये माइनिंग में या जियोलॉजी में कितना है। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर करा। अब सही से बताना, झूठ झूठ मत बताना। और दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी कट ऑफ कितना रहेगा। पेपर वॉज क्वाइट गुड, पेपर का जो पैटर्न था बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया था, मुझे अच्छा लगा। एंड फिर देखते हैं कि अभी कितना स्कोर आप लोग करते हो
और क्योंकि इस जो सीट है वो देखा जाए तो 19 है, लेकिन 17 मान के चलेंगे, 17 पे जो है पूरा लड़ाई चलेगा और बताएंगे कि कैसा कितना रहा, तो उस हिसाब से कट ऑफ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे आप बताइए कि आपको कैसा लगा पेपर और आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ कोर्स से, जेन्युइनली बताइएगा। कोई वो ऐसा नहीं है कि मैं वैसा पूछ रही हूँ, मैं आपको बता भी रही हूँ, मैं बताया भी आपको कि कोर्स में देखो हमने पूरा कंप्लीट कराया था। तो देखो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछेगा ना, ऐसा तो नहीं एक दो क्वेश्चन मान सकते हैं कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना। जैसे एमपी से रिलेटेड जो पूछा है कि ये डिपॉजिट्स यहाँ से, तो उतना डीपली नहीं जाता है कोई और ना ही किसी को आइडिया है, बट ये क्वेश्चन है पूछ सकते हैं कमीशन, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ है कोर्स से। तो बाकी ऑल द बेस्ट आपको फर्दर फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए जो आपकी तैयारी कर रहे हो आप। बाय द वे ये तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब उसमें माइनिंग का जिक्र करेंगे और दूसरे एक वीडियो जो लेके आऊँगी उसमें कट ऑफ का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।